नमस्कार, रची ध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। अभी कुछ दिन पहले एक जगह बैठे अपने कुछ परिचितों से बातचीत हो रही थी और जैसा कि आमतौर पर होता है अपने देश में, खासकर अन्य देश तो कहीं कभी गया नहीं, कि चाय की दुकान हो या कोई भी सार्वजनिक ऐसा स्थान जहाँ कुछ लोग जुटे तो बात राजनीति की ही शुरू हो जाती है। ऐसे स्थलों में हर कोई किसी न किसी दल का, नेता का समर्थक, दल का समर्थक, अन्य दलों का विरोधी होता ही है और यहीं तक आते आते सबों की प्रगतिशीलता रुक जाती है। यानी यही उनकी देशभक्ति, प्रगतिशीलता, राजनीतिक सोच और समझ की सीमा होती है। ऐसी बहसों में कोई किसी को समझा भी नहीं पाता है, क्योंकि सभी के अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं और अपने पूर्वाग्रहों से वह मुक्त हो भी नहीं सकते। जिनकी नजर में राष्ट्रभक्ति का ठेका मात्र उनके दल या उनके नेता के पास है, अन्य सभी तो राष्ट्रद्रोही हैं। एक वाकया याद आता है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व का काल था। हम इंटरमीडिएट के छात्र एक जगह अपने कुछ मित्रों के साथ तब के चर्चित हो गए बोफोर्स घोटाले पर चर्चा कर रहे। सामने से एक बुजुर्ग जो घनघोर कांग्रेसी थे, जैसा उस समय आमतौर पर लोग होते भी थे, सामने से गुजरे। उन्होंने हम लोगों की ओर देखा और शायद पहचानने के कारण आमने सामने तो कुछ बोल नहीं पाए, पर थोड़ी आगे जाने पर उनकी आवाज सुनाई पड़ी। कांग्रेस की आलोचना करता है, ऐसे लोगों को तो पकड़कर बांस की करची यानी बांस की टहनी से देह तोड़ देना चाहिए। हर दल के नेता या समर्थकों का दूसरे दल के प्रति ऐसी ही भावेशी प्रतिक्रिया होती है। तभी तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव ने कहा था कि आज हमारे विरुद्ध कहीं भी चौक चौराहों पर बोलने वाले आगे पीछे देख लेते हैं कि कोई कहीं उनकी सेवा करने के लिए तो तैयार नहीं। सेवा यानी तो स्वाभाविक रूप से चर्चा जहां हम बैठे थे, वर्तमान भारतीय राजनीति की मुख्य धारा यानी कथित रूप से हिंदुत्व के उत्थान पर केंद्रित था। मैंने कहा कि यह उस राजनीतिक सोच आजादी के बाद या भारतीय राजनीति यानी कांग्रेस की स्थापना काल के बाद जैसी कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती रही है, उसकी मात्र प्रतिक्रिया है। यानी सीधे सीधे कहें तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टर मुस्लिम, जी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम नहीं, कट्टर मुस्लिम को मुस्लिम आबादी का मुख्य चेहरा मानकर उनको संरक्षण देने का यह कुपरिणाम है। यानी उनके विरुद्ध उपजा यह बहुसंख्यक आक्रोश है, जिसमें जोश तो है पर होश नहीं। यानी कहें तो यह हिंदुत्व का उसी इस्लामी शैली का उत्थान है जिसमें अली बंधु से लेकर सैयद शहाबुद्दीन बनातवाला, आजम खां, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, जिन्हें देवगौड़ा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए जाने पर देश की आईएस लॉबी के विरोध पर मंत्रालय तो बदल दिया गया, पर मंत्रिमंडल में इसलिए रखा गया क्योंकि वे मुस्लिम चेहरा थे, जबकि उन पर फरारी के कई वारंट लेकर पुलिस उनके पीछे घूम रही थी और उसी कारण उन्हें मंत्रालय बदल दिया गया, पर मंत्रिमंडल में जरूर रखा गया। बहुत पीछे न जाकर यदि 80 के दशक के अंत की ही बात करें, कांग्रेस से विश्वनाथ प्रताप सिंह अलग हुए थे और इलाहाबाद का उपचुनाव था। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से निष्कासित और विपक्ष के तब वे मुख्य उम्मीदवार थे, जिन्हें भाजपा वामपंथी सबों का समर्थन प्राप्त था। वैसे वे जन मोर्चा के उम्मीदवार थे। बीपी के पक्ष में तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक सैयद शहाबुद्दीन मंचासीन तो होते थे, पर स्वयं बीपी सिंह के साथ कांग्रेस से ही निष्कासित आरिफ मोहम्मद खां से एक खास दूरी बनाई जाती थी। उन्हें मंच पर कई जगह चढ़ने से इसलिए रोका गया था क्योंकि खान साहबानो डाइवोर्स केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद राजीव मंत्रिमंडल द्वारा इन्हीं कट्टरपंथियों के दबाव में लाया गया विधेयक के विरुद्ध वे मुख्य स्वर बन गए थे और एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे। धर्मनिरपेक्षता के इसी दौर में जब पाकिस्तानी आईएसआई की बात आतंकवाद के संदर्भ में की जाती थी, तो एक दिन एक सार्वजनिक सभा में दिल्ली जामा मस्जिद के तत्कालीन इमाम सैयद
अब्दुल्ला बुखारी ने चुनौती देते हुए कहा था कि मैं ISI का सबसे बड़ा एजेंट हूँ, कि है किसी सरकार में हिम्मत तो कार्रवाई करके दिखा ले। यानी तब ऐसा जोश और जज्बा होता था मात्र मुस्लिम कट्टरपंथ का स्वर बोलने के कारण। पर तब हर चुनाव में जामा मस्जिद पर लोगों की नजर रहती थी कि इस बार शाही इमाम किस दल या नेता के पक्ष में अपना फतवा जारी करे। VP सिंह, जिन्होंने अपने जनता दल का चुनावी समझौता तो भाजपा और वामपंथी दोनों से किया था, पर कई जगह चुनाव प्रचार के दौरान वे भाजपा के झंडा लगे उस मंच पर चढ़ने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह भाजपा का झंडा लगाया था और उस झंडा को उतरवाने के बाद ही उस मंच पर चढ़े। हालांकि चुनाव में मात्र 144 सीट जीतने के बाद भाजपा कार्यालय जाकर अपनी सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने में उन्हें कोई हर्ष न दिखा। वर्षों तक केरल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही गठबंधन चलता रहा। बंगाल में घुसपैठ के विरुद्ध बोलने वाली ममता बनर्जी आज खुलेआम बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन पर उतरी है। बिहार में कांग्रेस के समय मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने उर्दू को मुस्लिम भाषा के रूप में बिना मांगे तब द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था, जिसका बहुत विरोध हुआ। पर तब कांग्रेस की चमक थी और धर्मनिरपेक्षता की भी तो मामला नहीं चला, पर एक असंतोष की आग तो जल ही गई थी। मुस्लिम तमाम एक से एक बदनाम चेहरों को इसी मुस्लिम चेहरों के कारण राजनीति में प्रोत्साहन दिया जाता रहा, जिसमें आम मुसलमानों का तो भला नहीं होना था। जो सच्चर कमेटी में मुस्लिमों की स्थिति की जानकारी लेने को बनाई गई थी कि रिपोर्ट में बता दिया गया कि इससे उनका कितना भला हुआ, पर इन कट्टरपंथियों को, मुस्लिम कट्टरपंथियों के कारण देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ, जिसने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में यह भावना लगातार बलवती होती रही कि मुस्लिम हितों को प्रश्रय देकर उनके हितों से खिलवाड़ होता रहा है। और राम मंदिर आंदोलन और कांग्रेस के चमत्कारिक यानी आज़ादी के आंदोलन का ठेकेदार होने का जो प्रभाव, स्वयंभू सा प्रभाव मंडल उन्होंने अपने ऊपर मर लिया था, उसके धूमिल होने और चमत्कारिक नेतृत्व के कमजोर पड़ने के साथ यह भावना लगातार बलवती होती रही, जिसका वर्तमान रूप आज सामने है। पर क्या यह वैसा ही उत्थान नहीं है जैसा तब कांग्रेस के समय में होता रहा था? यानी आज भी हिंदुत्व के चेहरे, बलात्कार के आरोपी अब सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्हें अंत तक बचाने का प्रयास किया गया, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्हें बचा ही लिया गया है, स्वामी चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री थे, राम रहीम जैसा कथित धर्मगुरु जिसके कारण हरियाणा सरकार जेल के नियमों में बदल लेती है, नित्यानंद जैसा धूर्त कथित धर्मगुरु को प्रश्रय दिया जा रहा है, और इस कारण उधम मचाने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या यह उसी तरह का हिंदुत्व उत्थान नहीं है जैसा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम कट्टरपंथ का उत्थान किया जाता रहा? यानी कहें तो यह अविश्वास की उसी खाई को और चौड़ा नहीं किया जा रहा, जिस कारण देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा और आजादी के बाद 1947 के बाद विभाजित भी। तो क्या लगातार ऐसी खाई को चौड़ा कर मात्र भारतीयता की भावना नहीं बनाई जा सकती? क्या किसी सरकार की सोच में यह क्यों नहीं है? और आम जनता जब तक ऊपर से नहीं बनाई जाए कैसे सोच पाएगी? सोचिएगा जरूर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो बस आज इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक।